we were discussing about the cyclic structure of glucose, and we know that there are two types of cyclic structure of glucose. One is beta D glucose, which we discussed yesterday, and second one is one is alpha D glucose and second is beta D glucose. Okay, but what is the difference between these two cyclic structure of glucose? They are called Haworth structure, है ना? तो Haworth structure में अगर हम difference देखें, so there is a difference in only this C1 carbon. There is only in this C1 carbon, because in C1 carbon the arrangement of OH and H is different. तो यहाँ देख सकते हैं आप OH जो है वो ऊपर की तरफ है, H नीचे है, और यहाँ पर OH और H का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से ही इनके दो अपने डिफरेंट नाम दिए हैं, ठीक है, जिसमें OH का ओरिएंटेशन इस ऊपर की तरफ है, वहां आप उसको अल्फा डी ग्लूकोज कह रहे हैं, और इसे आप सेम ही कर दिया क्या, ये सॉरी जस्ट मिलता H और ये OH आएगा, ठीक है, इसे आप बीटा डी ग्लूकोज कह रहे हैं। तो आपके पास में दो तरह के ग्लूकोज है, वन इज अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, HOH, एक सेकंड, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, ठीक है, क्योंकि अल्फा में OH नीचे बनेगा और बीटा में ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये दो आपके पास में डिफरेंट ग्रुप्स हो गए हैं। तो यहां पर क्योंकि इन कार्बन में जुड़े हुए ग्रुप के डिफरेंस की वजह से ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास में ग्लूकोज हैं। तो ये जो कार्बन है बेटा, दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, इस कार्बन को आप एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं आपके पास अल्फा और बीटा, दे आर कॉल्ड एनोमर्स, दे आर कॉल्ड एनोमर्स, इनको एनोमर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, दोनों एनोमर्स की जो प्रॉपर्टी होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी, 9 से 10 मिनट चल रही है ना एक्स्ट्रा क्लास, है ना, तो सर क्लास से फ्री होती आते हैं 9:55। Okay, yes, let's continue. So, yes, so here another term is mutarotation. इस mutarotation को समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए, ये आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। देयर इज अ स्पेशल रोटेशन, ठीक है, जब आप इसके सॉल्यूशन में से लाइट को पास करते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो 101 डिग्री, ठीक है, लाइट को रोटेट करती है, और जो बीटा डी ग्लूकोज है ये 19.2 डिग्री, और ये पॉजिटिव है दैट मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और ये नेगेटिव है दैट मीन्स ये लिवोरोटेटरी है, ठीक है। ओके, जस्ट तो अब इसके बाद में क्या होता है बेटा, जब आप ये जो आपके पास में दोनों स्पेसिफिक रोटेशन वाले कंपाउंड्स हैं, इनको जब आप मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद आपके पास में जो मिक्सचर बनेगा इसका, ठीक है, जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होकर के कितना हो जाता है, 52.5 हो जाता है, ठीक है, दैट बिकम्स 52.5। तो ये जो रोटेशन चेंज हो गया इसका, ठीक है, जब आप अल्फा और बीटा को आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में आपके पास में जो सॉल्यूशन बना, इसका जो रोटेशन चेंज हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो ये म्यूटा रोटेशन भी कई बार क्या पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि म्यूटा रोटेशन क्या है, कि आपके पास जो अल्फा डी ग्लूकोज है और जो बीटा डी ग्लूकोज है, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है दोनों का ही चेंज हो जाता है, ठीक है, 111 का डिक्रीज हो जाता है, और 11 जो 19.5 है उसका इंक्रीज हो जाता है, और मिक्सचर का जो आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन है इट बिकम 52.5। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो ये मैंने आज जिसकी डेफिनेशन लिखी है, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में इनके का जो स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है इक्विलिब्रियम में, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। और वन मोर थिंग, कि जो इनका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होता है बेटा, वहां पर इनकी अगर अपन परसेंटेज की बात करें, जैसे आपने मिक्सर के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया ग्लूकोज को, तो उसमें आपके पास 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और 64% जो होता है वो आपके पास में बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, दोनों ही वहां पर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसी तरह का एक और आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज फ्रक्टोज,
ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की बात करते हैं अपन, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, ठीक है, जो केमिकल फॉर्मूला है बेटा फ्रुक्टोज का, दैट इज सेम C6H12O6। फ्रुक्टोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो यही रहता है, दैट इज C6H12O6, जो कि आपके पास में ग्लूकोज का होता है, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जैसा हमें पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के अंदर आपके पास कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस, CH2OH CO C। अब देखो यहां ये थर्ड कार्बन है, आपको ध्यान होगा ग्लूकोज पर हमने कहा था थर्ड कार्बन के पर जो OH की पोजीशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती थी। तो सिमिलरली यहां पर भी थर्ड कार्बन पर जो OH है उसकी पोजीशन यहां होगी आपके पास, ठीक है, लाइक दिस। देन फोर्थ कार्बन जो है इस पर OH यहां मिलेगा, H यहां मिलेगा, फिफ्थ कार्बन OH एंड H, सिक्स कार्बन, देन सिक्स कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, यस, CH2OH, ठीक है। तो ये आपके पास में है, दिस इज कॉल्ड फ्रक्टोज। ये आपके पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। और स्ट्रक्चर में ध्यान रखना बेटा, जो थर्ड कार्बन है इस पर OH की पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन जो है इसको मार्क करना जरूरी है। तो ध्यान रखना आपके पास थर्ड कार्बन की पोजीशन में OH की पोजीशन जो है वो अपोजिट होती है। बाकी सब में आपके पास राइट हैंड साइड है OH, ठीक है, और थर्ड कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड में OH है, ठीक है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब सेम वही बात वापस आती है जो अपन ने ग्लूकोज के बारे में की थी। हमने कहा था कि ग्लूकोज की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि हम केवल उसके एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर भी एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस नहीं देता था। सिमिलरली कीटोन में भी कीटोनिक ग्रुप है, बट वो कीटोन की रिएक्शंस नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर जरूर होगा जिसकी वजह से कीटोनिक ग्रुप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, वो अपनी रिएक्शंस को लिमिट कर देता है, ठीक है। तो वो चीज अपन देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो बेटा यहां पर ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, इसका कार्बन जो इस पर लोन पेयर होते हैं, ध्यान रखना, इसको यूं समझिए आप, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका जो लोन पेयर है वो यहां इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और इसके साथ में बॉन्डिंग करता है, ठीक है। H इस O के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। इसको यूं बना सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यस। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कि जैसे यहां CH2OH ग्रुप तो एक तरफ आ जाएगा और ये H जब यहां कंबाइन हो जाएगा तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा? OH की फॉर्म में। तो इसे आप यूं बना सकते हैं, OH कार्बन देन CH2OH, ठीक है, और उसके बाद एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा। देन यहां तक तो हम इसको ड्रॉ कर चुके हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर थर्ड कार्बन आएगा, ठीक है। थर्ड कार्बन के अंदर आप OH की पोजीशन देख ही रहे हैं, इस तरफ है, ठीक है, H, फिर फोर्थ कार्बन आएगा दिस वन, ठीक है, H OH, फिर फिफ्थ कार्बन आएगा। इस फिफ्थ कार्बन में आप देख सकते हैं हुआ क्या है कि ये O जो है ये बॉन्डिंग में इस कार्बन के साथ काम में आ रहा है, तो यहां ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। और बॉन्डिंग करने के बाद यहां पर हमारे पास में एक H बच गया है, ठीक है, और एक आपके पास CH2OH बच गया है। एक H है और एक CH2OH है, ये लास्ट के अंदर जो बच गया है, ठीक है। तो ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, साइकिल में 4 कार्बन है, ठीक है। तो ये जो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन है, इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा? इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूरेन का होता है, कुछ नहीं, मतलब फ्यूरेन से थोड़ा मैच करता है ये। फ्यूरेन का ये एक फ्यूरेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाँ वो आप सही कह रहे हो, बट फ्यूरेन के अंदर एक ऑक्सीजन होता है, जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और 4 कार्बन होते हैं, ठीक है, फ्यूरेन से मैच कर रहा है। तो फ्यूरेन के अकॉर्डिंग, फ्यूरेन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, एक ऑक्सीजन यहां बनाया आपने, फिर 4 कार्बन आपने इस तरह से बनाए, ठीक है, और यहां पर वो जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनको अटैच करेंगे अपन। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी कि आपके पास जो एनोमेरिक कार्बन है, यहां पर जो कीटोनिक ग्रुप वाला कार्बन है, देखो ये वाला एनोमेरिक कार्बन है, दिस कार्बन इज एनोमेरिक, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसी पर जुड़ा हुआ है, और इस पर जुड़े हुए ग्रुप अगर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसके 2 एनोमर्स बन जाएंगे, ठीक है।
तो हमारे पास एनोमेरिक कार्बन कौन सा हुआ, दिस वन, ये एनोमेरिक कार्बन है, इसको मैं एनोमेरिक कार्बन ले रहा हूं, दिस इज एनोमेरिक, एनोमेरिक। इसकी पोजीशन चेंज करने पर आपके पास ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर इसको अपन यू ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए OH CH2OH, ठीक है, ये कार्बन आपने ड्रॉ कर दिया, दिस कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज C2 कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन है इसका। C2 के बाद क्या आएगा आपके पास, C3 कार्बन आएगा। तो C3 कार्बन जो है, अब यहां पर इसकी पोजीशन आ जाएगी OH, देन H, फिर H एंड OH, अगेन H एंड OH, ठीक है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, सॉरी CH2 भी तो है इसको, 1 2 3 4, सॉरी ये हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ ऐसे आ जाएगा बेटा, ये वाला आ जाएगा CH2OH, ऊपर आएगा CH2OH, और यहाँ सिर्फ एक तरफ H लगा हुआ है, ये ऐसे आएगा, CH2OH हमने यहाँ बना दिया है और H यहाँ बना दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास में स्ट्रक्चर बना है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा डी, ठीक है। ये होता है आपके पास बीटा डी, ठीक है, माइनस बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसको फ्रक्टोफ्यूरेनोज क्यों कहा है, क्योंकि अपन ने फ्यूरेन से इसको रिसेंबल किया है, ये फ्यूरेन के स्ट्रक्चर से रिसेंबल कर रहा है, इसलिए फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है बेटा, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है आपके पास C2 कार्बन, दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। और ये एनोमेरिक कार्बन अगर अपने पर जुड़े हुए ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देता है, ठीक है, तो इसका जो बीटा है वो अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूं तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस, इस तरह से बनेगा CH2OH and OH, then OH, then H, then H, and then OH, and then CH2OH, and then H. So this is alpha D plus D minus fructofuranose, fructofuranose, ठीक है। फ्रक्टोज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे अल्फा डी फ्रक्टोज भी कह सकते हैं और फ्रक्टोफ्यूरेनोज भी कह सकते हैं। बट जो मेन चीज है वो आप समझना अच्छी तरह कि यहां पर हमारे पास जो ये C2 वाला कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है। ग्लूकोज में C1 कार्बन एनोमेरिक होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है, जबकि फ्रक्टोज में C2 कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, क्योंकि C2 कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप होता है, जो सेकेंड कार्बन है वहां पर कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर अपन ने बनाए ना बेटा, दिस टू स्ट्रक्चर, ये हावर्ड स्ट्रक्चर है, हावर्ड स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज फिशर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी आप अल्फा बीटा बता सकते हो, जैसे अभी मैंने यहां पर ये OH और CH2OH बनाया है, एनोमेरिक कार्बन है, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं, ठीक है, CH2OH को इधर और OH को इधर बना देता हूं, तो वो अल्फा से बीटा या बीटा से अल्फा में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। बट आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, एनोमर्स क्या होते हैं और एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं। एनोमर्स में यानी कि अगर किसी कार्बन के ऊपर जुड़े हुए ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो चेंज करने से अगर वो अल्फा से बीटा में या बीटा से अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो दोनों उसके जो आइसोमर्स हैं जिनकी पोजीशन को चेंज करने से डिफरेंट कंपाउंड अपने पास बनता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर था। अब इसी तरह से ओके, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद में एक टर्म और आती है हमारे पास, दैट इज, एक देखो डाइसेक्राइड तो बेटा सिलेबस में से हट गया है, ठीक है। डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये अपन नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लो स्टैंड को, बिकॉज दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस।
उनको सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स में ये तो हो गया अपना, यस दैट्स इट। अब हम बात करेंगे बेटा प्रोटीन की, क्योंकि हम बायोमोलिकुल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बायोमोलिकुल चैप्टर के अंदर हमारे पास प्रोटीन भी एक बायोमोलिकुल है, ठीक है। तो प्रोटीन किसे कहेंगे, लेट्स सी। प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? तो एक्चुअली प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स दे आर नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इनमें नाइट्रोजन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। दे आर नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। विच आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड्स के ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, एक तरह से पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। whose molecular mass are more than 10,000, और जिनका मॉलिकुलर मास जो है वो 10,000 से भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एसिड whose molecular mass is more than 10,000 यूनिफाइड मास, ठीक है। 10,000 से लिखते, 10,000 से भी ज्यादा उनका मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां बात आती है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं अल्फा एमिनो एसिड के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये एक पॉलीमर है, तो हम लोग इसकी अगर मोनोमर यूनिट को देखें कि मोनोमर यूनिट किस तरह से मिलेगी हमें, तो जैसे मान लीजिए आपके पास प्रोटीन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। हमारे पास प्रोटीन है, आपने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया प्रोटीन का, और जैसे आप प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बना लेगा पेप्टाइड, ठीक है। ये बना लेगा पेप्टाइड, ओके। और पेप्टाइड का अगर फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा, अभी इस सब के बारे में बात करेंगे, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा तो फिर ये अल्फा एमिनो एसिड बनाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब अगर आप प्रोटीन को स्प्लिट करते जाएं, उसका हाइड्रोलाइसिस करते जाएं, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर जो सबसे छोटी यूनिट आपके पास में प्रोटीन की आएगी, तो वो है अल्फा एमिनो एसिड। तो इसका मतलब प्रोटीन किससे मिलकर के बना है? अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर के बना है। और एक्चुअली अल्फा एमिनो एसिड में देखो एमिनो ग्रुप आ रहा है, अमीनो ग्रुप है, और एमिनो ग्रुप आपको पता है कौन सा होता है? NH2 ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप, और NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है? नाइट्रोजीनस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजीनस है क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और इनका मॉलिक्यूलर मास भी, क्योंकि पॉलीमर है तो डेफिनेटली उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं अल्फा एमिनो एसिड की, अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड, तो देखिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देखें अल्फा एमिनो एसिड के लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, R, COOH, NH2। तो मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इसमें ये वाला ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये आपके पास में अमीनो ग्रुप है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में, अच्छा इसको अल्फा क्यों कहा गया, ये भी समझना आप इस चीज को, अल्फा क्यों कहा गया। हम ये मानते हैं कि किसी कार्बन चेन में जहां फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कह रहे हैं, और अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अल्फा एमिनो एसिड। क्योंकि इसमें आप देखा जाए तो अमीनो भी है और एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, और जो आपके पास अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन पर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। अब अल्फा एमिनो एसिड में ये दो चीजें तो मिलती हैं ही हैं, अमीनो ग्रुप मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा,
और ये जो R ग्रुप है ये कोई भी ग्रुप हो सकता है जो चेंज हो सकता है, और इसके चेंज होने से, इस R के चेंज होने से, तो ये एल्काइल ग्रुप नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ R एल्काइल नहीं है, R कोई भी एक चेन हो सकती है अलग अलग तरह की, जो अभी अपन जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये कोई भी जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, इसके अलावा फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो सकता है यहाँ पर, और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा अमीनो एसिड के नेम चेंज हो जाते हैं। और प्रोटीन हमें पता है एक तरह की नहीं होती, कई तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोटीन है वो किस वजह से बनती हैं, इस R ग्रुप की वजह से। जब आप R ग्रुप को चेंज करते जाएंगे तो प्रोटीन की टाइप चेंज होती जाएगी। बाकी आपके पास अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो वहां पर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक प्रोटीन होती है आपके पास लाइसिन, ठीक है। तो लाइसिन जो होता है वहां पर इस R ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, इसको हम लाइसिन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर एलानिन की बात करें, एलानिन में क्या होता है, इस R की जगह CH3 ग्रुप आ जाता है, लाइक दिस, NH2 और COOH, ये एलानिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे और भी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। एक ल्यूसीन होता है आपके पास में, ल्यूसीन भी हो सकता है, ल्यूसीन। तो ल्यूसीन के अंदर इस R की जगह CH3 CH देन CH3, इस तरह से ग्रुप हो सकता है, CH2 CH3, ये ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास ये ग्रुप अटैच हो सकता है, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ल्यूसीन, ठीक है, ये ल्यूसीन हो गया। तो इस तरह से अल्फा अमीनो एसिड कई तरह के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास R ग्रुप क्या यूज में ले रहे हो। और जब अलग अलग तरह के अल्फा अमीनो एसिड जब वहां पर अटैच होंगे तो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाएंगे, मतलब इनकी जो पॉलीमर्स बनेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर बनेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम बात करें कि बेटा ये जो अमीनो एसिड होते हैं इनको भी हम कैटेगराइज करते हैं। अमीनो एसिड बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं एक बार इसमें इंक फिल कर लेता हूं थोड़ी सी। यस, तो हम ये कह रहे थे कि जो बिल्कुल, हाँ यही बता रहा हूं मैं कैसे हो सकते हैं। जैसे अगर हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड, ठीक है, तो इसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो एसिडिक, एक बेसिक और एक न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल, ठीक है। अगर मैं एसिडिक अमीनो एसिड की बात करता हूं तो एसिडिक, एक सेकेंड, यस, एस्पार्टिक एसिडिक होता है ना, बिल्कुल। तो आप देखो एसिडिक के अंदर आपके पास ये अमीनो एसिड ले रहे हैं अपन, CH देन COOH NH2, और यहां पर मैं ग्रुप अटैच कर रहा हूं, देन CH2 एंड COOH। तो आप देख सकते हैं कि इफ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपके पास, दे आर मोर देन NH2 ग्रुप, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपके पास एसिडिक एसिड होगा उसे आप क्या बोलेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप, अमीनो एसिड को आप एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, एस्पार्टिक एसिड है ये बेटा, एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड एक एसिडिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एसिडिक ग्रुप और एक एमाइन ग्रुप, एमाइन ग्रुप ध्यान रखना बेसिक होता है, NH2 ग्रुप बेटा बेसिक होता है, तो बेसिक ग्रुप एक ही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं बेसिक अमीनो एसिड की बात करता हूं तो वहां हमारे पास अमीनो ग्रुप 2 हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वी हैव CH COOH NH2, और NH2 के साथ में जो दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पर CH2 CH2
CH2 CH2 NH2 इस तरह से। तो ये जो हमारे पास ग्रुप है दिस इज कॉल्ड लाइसीन, इसे हम लाइसीन कह रहे हैं। तो लाइसीन में हम देखें कि एक तो ये NH2 ग्रुप है और एक ये NH2 ग्रुप है, हमारे पास दो NH2 ग्रुप है और NH2 ग्रुप का जो नेचर है वो बेसिक होता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास NH2 ग्रुप जो है दे आर मोर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा है, ठीक है, तो उसका नेचर बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है न्यूट्रल, न्यूट्रल एसिडिक एसिड, एमिनो एसिड। अब न्यूट्रल एमिनो एसिड आपको पता है जहां पर आपके पास में दोनों की नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप सेम आ रहे हो। जैसे ग्लाइसिन इसका एग्जांपल हो सकता है, जो अभी अपन ने देखा था कि ग्लाइसिन में CH और यहां पर एक H और आ जाएगा, दो H आ जाएंगे यहां पर H, और यहां पर COOH लगा देते हैं और यहां NH2 ग्रुप लगा देते हैं, ये ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन के अंदर हमारे पास में एक एमिनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों सेम नंबर में है, इक्वल इक्वल है, तो इसलिए ये न्यूट्रल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, विद एग्जांपल इसको ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन और होता है इसका कि अमीनो एसिड जो है फंक्शन के बेस पर, ठीक है। एक और अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एमिनो एसिड का बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेस पर, ठीक है। एक तो होता है एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा आता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब जैसा नाम से पता चल रहा है एसेंशियल मतलब जरूरी है, ठीक है। तो यानी ऐसे अमीनो एसिड, ठीक है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी नहीं बनाएगी, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे और हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो इनकी अगर डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में, तो इनकी डिफिशियंसी से कुछ बॉडी में डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो कई बार इनसे डेथ भी, जैसे क्वेशक्योर एक नाम की डिजीज होती है, क्वेशक्योर, ठीक है, जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उनकी कमी की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो अबाउट 10 अमीनो एसिड्स हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। बाकी आपके बेटा बुक्स के अंदर इसके एक वो दे रखा है, इनके नेम जो है 10 अमीनो एसिड, जैसे वैलिन है, मेथियोनिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, फिनाइलएनोलिन है, आर्जिनिन है और थ्रियोनिन है, हिस्टिडीन है। तो ये कुछ 10 आपके टोटल एमिनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल कैटेगरी में होते हैं, जो बॉडी नहीं बनाती है, जिन्हें आप फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं बॉडी में, ठीक है। और अगर इनकी कमी हो जाती है तो डेफिनेटली इसके अंदर बॉडी में कुछ डिजीजेस हो सकती हैं। और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, ठीक है। तो इनकी कमी से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि बॉडी खुद बना रही है इनको, और वैसे इनकी कमी होती नहीं जब बॉडी अपने आप बना रही है तो इसको। तो जो मैंने अभी 10 अमीनो एसिड बताए हैं जो एसेंशियल होते हैं, ठीक है, उनके अलावा जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बुक के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे कि इसमें एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, तो वो चीज आप देख सकते हैं। तो एक बार बुक के अंदर से उसको टेबल को लर्न कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें एक और टॉपिक आता है बेटा, दैट इज ज्विटर आयन। ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हैं अपन, है ना। यहाँ कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं ज्विटर आयन की। ज्विटर आयन किसे कहते हैं ये समझना। ज्विटर आयन बेटा ऐसा आयन होता है जिसमें आपके पास एक ही स्पीशीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज देखने को मिलते हैं, और एमिनो एसिड इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। जैसे अगर मैं एमिनो एसिड को ड्रॉ करता हूं, जैसे ये आपके पास एमिनो एसिड है, तो इस एमिनो एसिड में हमें पता है कि ये वाला जो ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, और ये बेसिक ग्रुप है।
अगर आप इसका सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, H+ को रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि एसिडिक है तो हमें पता है एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो जब ये H+ को रिलीज करेगा तो क्या होगा, चलो H+ इसने रिलीज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर NH2 ग्रुप भी है जिसके पास एक लोन पेयर होता है जिसे हम कहते हैं कि बेसिक है, तो डेफिनेटली वो लोन पेयर इस H+ को गेन कर लेंगे, ठीक है, और इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो मैं इसको यूं ड्रॉ कर सकता हूं कि अब यहां पर अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व किया एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहां इसने अपने आप को इस तरह से चेंज कर लिया R, कि यहां तो COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन और यहां NH3 पॉजिटिव आयन आ गया, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि इसने H+ रिलीज किया, इसने H+ को गेन कर लिया। तो अब हमारे पास इस एक स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और जैसा मैंने बताया कि एक ही स्पीशीज में बेटा अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन, इसको आप ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये हमारे पास में किसका एग्जाम्पल हो गया, ज्विटर आयन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस ज्विटर आयन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको भी समझना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन एट विच एमिनो एसिड रिमेन अनएफेक्टेड, सॉल्यूशन का वो पीएच जिस पर आप अमीनो एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं वो अनएफेक्टेड रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, अनएफेक्टेड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। एक बार मैं इसको लिख देता हूं फिर इसको एक बार समझते हैं अपन। देखो ये क्या कह रहा है, द pH of the solution, the pH of a solution at which amino acid remain unaffected on applying electric voltage, ठीक है। तो उस pH को अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक वोल्टेज उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसका pH चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस pH को, उस सॉल्यूशन के pH को आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। भाई हमें ये तो पता है कि जब आप एमिनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसमें H+ आयन भी रिलीज होते हैं, कुछ H+ आयन को एमिनो ग्रुप गेन कर लेता है, ठीक है। तो उसका pH कुछ ऐसे सेट हो कि आप उसमें जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करें तो उस समय pH पर कोई चेंज नहीं आए, pH उतना ही रहे जितना है, वो चेंज नहीं हो, तो उसे आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे चलें, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं। यस, अब देखिए इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने एक टर्म यूज में ली थी कि अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, इसे अपन पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, ठीक है। इस चीज को समझते हैं कि पहले तो फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड देखते हैं, डाइपेप्टाइड, कि डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे आपके पास दो अमीनो एसिड है, एक है H2NCH, ओके, जस्ट ए मिनट बेटा। नाउ इज इट क्लियर, आएगा देखो, नाउ इज इट क्लियर बेटा। ओके, ठीक है। तो यहां मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ग्लाइसिन। ये आपके पास एक अमीनो एसिड है, इट इज कॉल्ड ग्लाइसिन, इसे आप ग्लाइसिन कह रहे हैं, ठीक है। और हम दूसरा अमीनो एसिड ले लेते हैं, दैट इज एलेनिन। एलेनिन में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां HNH, ये अमीनो ग्रुप है, देन CH3H और यहां COOH ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज एलेनिन।
एलेनिन। अब क्या होगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे, लाइक दिस। इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देंगे। इन्होंने एक H2 रिलीज कर दिया। अब इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई है, दैट इज CH, इसको मैं ऐसे CH2 लिख दूं, CH2 CO N CH CH3 एंड COOH। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग हुई है यहां पर, ये जो बॉन्डिंग हुई है, दिस बॉन्ड एक H भी है यहां पर, है ना, CH, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, बिकॉज ये भी अमीनो एसिड था, ये भी अमीनो एसिड था, इस अमीनो एसिड का नाम था ग्लाइसिन, इसका नाम था एलानिन, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अभी ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये आपके पास दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना है, दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है पूरा, ये मॉलिक्यूल डाइपेप्टाइड कहलाएगा, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से, दो यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से इसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने ये डाइपेप्टाइड बनाया है, अब ऐसे अगर तीन प्रोटीन के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा, चार कंबाइन होते हैं तो टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा, पेंटापेप्टाइड बन जाएगा, और ऐसे खूब सारे नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप अगर कंबाइन हो गए तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है। अब उसमें होगा क्या, जैसे अब यहां पर आप देखो ये वाला ग्रुप फ्री है, अगर मैं यहाँ एक अमीनो एसिड और लेता हूं तो ये वाला OH भी तो रिलीज हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर NH है, यहाँ पर एक ग्रुप और लेता हूं तो ये भी रिलीज हो सकता है। तो ऐसे एक लंबी चेन तो बना ही सकता है, तो इस तरह से एक लंबी चेन बन जाएगी, तो उस समय बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उसमें, एंड ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स आर कंबाइनली कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो उनको मिला करके आप पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड है। इस तरह के बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होकर के पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। ओके, आगे बात करें तो प्रोटीन को हम दो पार्ट्स में और क्लासिफाई करते हैं। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है, अगर इसका प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखें हम, प्रोटीन इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर हम प्रोटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से एक पार्ट हो गया फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, और दूसरा हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखिए फाइब्रस प्रोटीन किसको कहते हैं, अगर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में पैरेलल चल के और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन हो जाएं या डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लें। जैसे मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको डाइपेप्टाइड बना करके, ऐसे पॉलीपेप्टाइड बनेगा। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, सो देयर आर पैरेलल टू ईच अदर, और अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ जाते हैं तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे और भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, और फाइब्रस प्रोटीन आपको कहां देखने को मिलती है, मोस्टली हेयर, वूल। ठीक है, वूल में, हेयर में, सिल्क में, ये सब फाइब्रस प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन आप देखना बेटा इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इन प्रोटीन्स को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और दूसरे टाइप की जो प्रोटीन है जिनको हम ग्लोबुलर कह रहे हैं, तो इनमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे नहीं होकर के ऐसे घूम जाए, ऐसे कॉइल हो जाए, और ऐसे 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 मान लो कॉइल हो जाए पूरी। ठीक है ना, घूम करके एक पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, एक स्पेरिकल शेप दे दे उसको, तो जो स्पेरिकल शेप बनेगा, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का, इसे हम ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये कहां देखने को मिलती है,
इंसुलिन, इंसुलिन में और एल्बुमिन में, एल्बुमिन में, एल्बुमिन में देखने को मिलती है, इंसुलिन में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये वाटर सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। आपने देखा होगा कि बेटा एग जो होता है, एग, उस एग के अंदर एक तो यॉक पार्ट होता है येलो वाला, और एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है एग के अंदर। जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है जिसको आप बॉईल करने पर वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो आपके पास एल्बुमिन है, और एल्बुमिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, और अगर आप उस पार्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसमें प्रोटीन इस तरह से कॉइल्ड शेप में होती है, जबकि हेयर में, वूल में, सिल्क में जो प्रोटीन होती है वो इस तरह से फाइब्रस प्रोटीन की फॉर्म में मिलती है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। अब इसमें एक चीज और होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको भी समझना। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन। अब प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है, जैसे ये ग्लोबुलर प्रोटीन है मान लो, ठीक है, मैं एल्बुमिन ही ले लेता हूं, एल्बुमिन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो वाटर में सॉल्युबल है। आपने क्या किया, एल्बुमिन को, जैसे एग का जो यॉक के अलावा जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको आपने हीट किया, ठीक है, या फिर आप उसमें एसिड भी डाल सकते हो, उसमें एसिड ऐड किया, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है ये अनकॉइल्ड हो जाएगी इस तरह से, इट विल बिकम अनकॉइल्ड, और ये फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फाइब्रस हमें पता है वाटर सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि जैसे एल्बुमिन है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कच्चे अंडे को आप डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट उसको बॉईल करने के बाद अगर आप वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाटर सॉल्युबल था, वो एल्बुमिन था, ग्लोबुलर प्रोटीन था, लेकिन जब आपने इसको हीट किया तो वो वाटर सॉल्युबल से किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रस में कन्वर्ट हो गया, और फाइब्रस जो होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा ये? तो ये प्रोटीन का दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन क्यों? क्योंकि एल्बुमिन तो नेचुरल फॉर्म में मिला था हमें, और आपने उसमें एसिड मिलाया या आपने उसको हीट किया तो आपने उसके जो नेचुरल फॉर्म थी प्रोटीन की उसको चेंज कर दिया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसलिए इसको क्या कहा गया, डीनेचुरेशन कहा गया प्रोटीन का, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके अलावा एक चीज और है बेटा कि ये जो हमारे पास प्रोटीन होती है, अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पर हम प्रोटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और एक होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो पहले अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बना के बताया था थोड़ी देर पहले, कि 2 आपके पास एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइंड होते हैं तो एक लंबी चेन बना लेते हैं। तो वो जो लंबा चेन स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो इसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में R भी होता है, यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर COOH होता है, यहाँ NH2 होता है, ठीक है, NH2 होता है। तो जब ये कंबाइन होगा दूसरे एमिनो एसिड से, जहां R डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है, तो यहाँ पर OH मिसिंग हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल का NH ग्रुप होगा, देन CR ग्रुप होगा, देन H होगा, फिर अगेन वापस से कार्बन और CO बॉन्ड, देन NH, देन C, और फिर R, फिर H, फिर उसके बाद वापस NH, फिर CO, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये जो आपके पास बॉन्ड दिख रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको तो पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं। ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पर दोनों के बीच में, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। आपके पास एक एमिनो एसिड ये था, दूसरा एमिनो एसिड ये था, तीसरा एमिनो एसिड यहाँ गड़बड़ CO है, और फिर NH, ये तीसरा एमिनो एसिड, फिर चौथा एमिनो एसिड, ऐसे आता जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा स्ट्रेट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को ना अपन यूं भी शो करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब एक एमिनो एसिड,
दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, ऐसे लाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चेन बन रही है अपने पास में, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, और कंबाइन होकर के, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होंगे, एक अल्फा हेलिक्स और एक अल्फा हेलिक्स हो जाएगा और एक बीटा प्लीटेड हो जाएगा, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को अपन मैं इस बीड से शो कर रहा हूं, हर एक बीड जो है एक अमीनो एसिड को शो कर रहा है। अब अगर इसको मैं यूं बना दूं, इस तरह से बना दूं, ठीक है, इस तरह से अगर ये कॉइल्ड हो गई है और ये बीड्स इस तरह से हैं, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। तो यहां पर अमीनो एसिड्स में क्योंकि CO ग्रुप भी होता है, NH भी होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, बीच बीच में इस तरह से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हेलिक्स की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा हेलिक्स कह रहे हैं। ठीक है, एक बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी होता है। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है, देखो इस तरह से RCH CO NH CH R अगेन CO, ये मैं एक स्ट्रेट चेन बना रहा हूं। ठीक है, CH R ये बना दी मैंने, दूसरी इसके बगल में बना रहा हूं, जस्ट RCH CO अगेन NH CH R CO NH CH R, इस तरह से। अब इनके बीच में देखो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरह से दो पैरेलल आपके पास में पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन हो जाती है तो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, 2D में प्लेनर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिस शीट लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, दिस इज बीटा प्लीटेड शीट, इसको बीटा प्लीटेड शीट कहा जाता है। ये आपके पास में सेकेंडरी हो गया। अगर मैं बात करता हूं टर्शरी की, टर्शरी स्ट्रक्चर, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा आपके पास, अभी अपन प्राइमरी देख चुके, सेकेंडरी देख चुके, टर्शरी में क्या होगा, जैसे ये आपके पास में देखो, ये आपके पास सेकेंडरी था, कॉइल्ड स्ट्रक्चर मैंने बताया था। अब ऐसे ही अगर दो कॉइल आपस में पैरेलल हो जाए यूं, ठीक है, जहां पर बीच बीच में अमीनो एसिड जुड़ा हुआ, ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इसलिए मैं फिर वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को शो नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह का जो शेप बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, टर्शरी। ठीक है, दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के पास पास है, तो टर्शरी हो गया। और इस तरह के दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सॉरी टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, दो तरह के टर्शरी स्ट्रक्चर अगर एक साथ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेटनरी। क्वेटनरी हो जाएगा, जैसे एक तो ये देखो आप, इसको देखो, ये एक ही तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कॉइल का शेप सेम है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको डिफरेंट कॉइल के साथ अटैच कर दूं, यहां पर एक डिफरेंट कॉइल लगा दूं जिनका शेप बड़ा है इस तरह से, तो यहां पर दो तरह की कॉइल होगी आपके पास, एक तरह का सेकेंडरी तो ये हो गया, टर्शरी हो गया, एक तरह का टर्शरी हो गया, और मिक्स होकर के क्या बन गया, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। उसको हम कह रहे हैं कि वो क्वेटनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो क्वेटनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बाकी क्वेटनरी वगैरह कम पूछा जाता है, इसके अंदर तो आपका सेकेंडरी जो है इसमें बीटा प्लीटेड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखें। ठीक है, तो